नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूं टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज, जो कि आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जैसे पोस्ट के लिए डीएसएसबी और केवीएस जैसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं इस वीडियो में, जो आपके सीटेट और टेट एग्जाम में भी काफी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन भी आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये, द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डील बाय स्टेनबर्ग ट्रियार्चिक थ्योरी एक्सेप्ट। स्टेनबर्ग की जो ट्रियार्चिक थ्योरी है, जिसमें 3 पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, जो इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसका नाम ट्रियार्चिक थ्योरी है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट को यूज किया गया है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा टर्म है जो यूज नहीं किया इन्होंने। यानी कि 3 तो करेक्ट है, इसके 4 में से 1 गलत है। तो गलत कौन सा है उसे आइडेंटिफाई करना है। एक्सेप्ट का मतलब है उसको छोड़ करके, यानी कि जिसे इन चारों में से उसने डील नहीं करता है। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वह कॉम्पिटेंशियल, बी ऑप्शन आपके पास है सोशल, सी ऑप्शन है आपके पास एक्सपेरिमेंशियल और डी ऑप्शन है आपके पास कॉन्टेक्चुअल। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो करेक्ट आंसर जो इसका मतलब, यानी कि करेक्ट आंसर का मतलब है जो इस थ्योरी के अंदर नहीं आता है, वो है बी यानी सोशल। यानी कि स्टेनबर्ग जो थे उन्होंने सोशल एस्पेक्ट को अपनी थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, यानी कि उसको कंपोनेंट के ऊपर डील करती है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर डील करती है और कॉन्टेक्स्ट क्या है उसमें उसके ऊपर डील करती है। सोशल एस्पेक्ट को उन्होंने कंसीडर नहीं किया था अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने रखा था ट्रियार्चिक थ्योरी। ट्रियार्चिक थ्योरी रखने का एक सिंपल सा रीजन ये था कि 3 कंपोनेंट को उसने उसके अंदर 3 फैक्टर को डील करती है, इसलिए उसका नाम ट्रियार्चिक थ्योरी रखा गया था। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी एम्फसाइजेस, कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी है अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर, वो किस चीज के ऊपर डील करती है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन दिया गया, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हैं। तो बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इन चारों में से, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे अटेम्प्ट करना है। चलिए अटेम्प्ट करिए एक बार, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए ए, जनरल इंटेलिजेंस। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो एम्फसाइज करती है जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर। ए ऑप्शन में बोला जा रहा है। बी ऑप्शन में बोला जा रहा है कॉमन एबिलिटी रिक्वायर्ड इन स्कूल, यानी स्कूल के अंदर जो बच्चों के द्वारा लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए जो यूज की जाती है, आपको ये बोला जा रहा है कि उसके अंदर जो कॉमन एबिलिटी है उसके बारे में डील करती है, ये बोला जा रहा है आपसे। सी ऑप्शन में बोला गया द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी काम को करने का हर अलग अलग तरीके से वो चलता है, और उस अलग होने की वजह से हर किसी की अलग सोच, अलग हैबिट, अलग हॉबीज होने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी भी थोड़ा यूनिक होती है, और यूनिक पर्सनैलिटी होने की वजह से उनकी एबिलिटी भी बिल्कुल यूनिक होती है। तो ये उस चीज पर डील करता है हार्वर्ड गार्डनर की ये थ्योरी। और लास्ट ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि कंडीशनिंग स्किल इन स्टूडेंट, कि स्कूल के अंदर बच्चों को किसी चीज के अंदर जो कंडीशनिंग कर दिया जाता है, यानी किसी चीज के लिए जो कंडीशन बना दी जाती है, कंडीशनिंग कर दी जाती है कि पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, ये स्टेप। जैसे आप स्कूल में एंटर करते हैं तो जैसे बच्चा कंडीशन हो गया, पहले सबसे पहले असेंबली होगी, असेंबली के बाद अटेंडेंस होगा, अटेंडेंस के बाद ये टीचिंग होगी कुछ पीरियड, फिर लंच होगा, लंच के बाद भी कुछ पीरियड टीचिंग होगी, फिर छुट्टी होगी। तो एक तरह से बच्चों को हमने क्या किया, कंडीशनिंग कर दिया, डेली उस रूटीन को हम फॉलो करते हैं और बच्चा उस चीज के लिए यूज्ड टू हो गया। तो इस तरह से बताया जा रहा है आपसे कि ये किसी चीज के लिए बच्चों को कंडीशन कर देते हैं किसी स्किल के ऊपर। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आपके लिए सी, यानी कि द यूनिक एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल,
यानी हार्वर्ड गार्डनर जो डील करते हैं अपनी स्टोरी के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंसी, वो फोकस करते हैं, इन्फेसाइज करते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक एबिलिटी होती है और इस यूनिक एबिलिटी को ही हमें फोकस करना चाहिए। मान लीजिए प्रॉब्लम सबके सामने सेम होता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से डील करना, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का हर इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है। हर सेम प्रॉब्लम को हर कोई अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इसे डील करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो यानी कि उसका एक यूनिक मेथड होता है, यूनिक एबिलिटी होता है, और इस चीज के ऊपर ही हार्वर्ड गार्डनर काफी फोकस करते हैं कि इस मल्टीपल इंटेलिजेंसी के ऊपर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया आपका सी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द साउंड TH PH CH R, ये जो साउंड क्रिएट होता है TH PH CH, इस तरह के जो साउंड क्रिएट होता है ये किससे डील करते हैं, किससे लगता है, किससे मिलता जुलता है। इस 4 फैक्टर जो आपको दिए गए हैं, इस टर्म जो आपको दिए गए, ये किससे मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है मॉर्फोमिक्स, ये इससे रिलेटेड है। सेकंड जो बी ऑप्शन है आपके, उसमें बोला है गार्फेमिक्स है, और सी ऑप्शन में बोला है लैक्सेमिक्स, इससे रिलेटेड है, और डी ऑप्शन जो आपके पास है फोनिमस, ये इससे डील करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि क्लासरूम के अंदर जब आप लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, लैंग्वेज टीचिंग का मतलब है यहाँ पे टीचिंग ऑफ हिंदी, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या कोई भी लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ उर्दू हो जाएगा, टीचिंग ऑफ पंजाबी है, यानी किसी भी लैंग्वेज को टीचिंग के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है, कोई भी टीचिंग की लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी कि आप TGT PGT हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कुछ और भी सब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज में काउंट होती है, उसके अंदर अगर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये बताना है ये किसका पार्ट है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर इसका फोनेमिक्स, फोनेटिक साउंड जो होता है, यानी कि सिलेबल्स जो होता है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर कि किसी भी साउंड को कैसे लिखा जाता है, किसी भी साउंड को कैसे लिखा है। ये चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स को डील करने के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो फोनेमिक्स है। तो फोनेमिक्स से ही ये तीनों साउंड क्रिएट होते हैं। यानी कि ये TH जो है या PH जो है या CH जो है, ये एक्चुअल में हिंदी के जो टर्म है, हिंदी के जो लेटर है, अक्षर है, उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट के लिए इन दोनों को जो 2 लेटर को ज्वाइन किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये डील करता है अपने फोनेटिक्स से रिलेटेड है, ये फोनेटिक्स का पार्ट है ये, इसलिए फोनेमिक्स इससे रिलेटेड है ये। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका हो गया डी हो गया। ये काफी यूजफुल है अगर आप किसी लैंग्वेज टीचर हैं, अगर आप किसी भी लैंग्वेज टीचिंग को एज अ टीचिंग को अपने प्रोफेशन में लेके आते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से, इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टेनोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड, एक टीचर को एक मतलब स्टेनोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि ओल्ड ट्रेडिशनल, रिजिड ट्रेडिशनल, उसकी बात की जा रही है कि क्लासरूम के अंदर जेंडर से रिलेटेड जो ओल्ड ट्रेडिशनल है, कुछ रिजिड ट्रेडिशनल है, आप चाहते हैं कि वो चीजें आपके क्लासरूम के अंदर ना हो, उसे अवॉइड करें। जो पुरानी कुरीति कह लीजिए, एक तरह से जो पुरानी कुरीति आप चाहते हैं उस चीज को अवॉइड करें क्लासरूम के अंदर, किसी भी बच्चे को इस चीज के बिहार पर बाइस ना होना पड़े, उसको अच्छे से मतलब डील किया जा सके, उसके लिए आपको एज ए टीचर क्या करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो 1 बाय 1 पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, उसमें बोला जा रहा है ट्राई टू पुट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल, कि बॉयज एंड गर्ल्स जो आपकी क्लास के अंदर है, कि बॉयज गर्ल्स दोनों को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में रखिए उसे आप, ये ट्रेडिशनल तरीके से मत चलने दीजिए, थोड़ा सा वाइड कर दीजिए दायरा को, थोड़ा सा अलग हो जाइए, थोड़ा सा ट्रेडिशन को भूल करके, क्योंकि बच्चा जो आ रहा है यहाँ पे किसी चीज को लर्न करने की है, पुरानी चीजें से थोड़ा अपने अंदर डेवलप करने आ रहा है, यानी कि नई चीजें सीखने आ रहा है, तो नॉन ट्रेडिशनल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी दोनों। एज ए टीचर आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है अप्रिशिएट स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट को आपको अप्रिशिएट करना है कुछ इस तरह से, गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल और गुड बॉय, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, जब कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है, अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन करता है, अपनी लर्निंग एबिलिटी को अच्छे से शो करता है, तो आप इस तरह से भी उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं बोल करके कि गुड गर्ल या गुड बॉय, या इस तरह से बोल के आप बच्चे को मोटिवेट और अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है
ऑप्शन बी के अंदर। अच्छा, ऑप्शन सी जो है, सी के अंदर आपसे बोला जा रहा है डिस्करेज गर्ल फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन रेसलिंग। रेसलिंग यानी कि कुश्ती वगैरह जो गेम्स होते हैं उसमें आपने क्या करना है, जो गर्ल्स वगैरह जो पार्टिसिपेट करती हैं उनको डिस्करेज करना है, यानी कि उनको मोटिवेट नहीं करना है इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए। यूजली ऐसा माना जाता है रेसलिंग जो गेम होता है ये कंसीडर किया जाता है कि ये लड़कों का खेल है, पर ये तो ओल्ड ट्रेडिशनल है, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशनल। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे जो सी ऑप्शन क्या मैं वो बता रहा हूं कि आपसे बोला जा रहा है कि आप डिस्करेज करिए गर्ल को, लड़की को डिस्करेज करिए कि वो रेसलिंग जैसी चीजों पर पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है, ये है सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि इनकरेज करना है बॉयज को टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड। बॉयज को अब इनकरेज करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले अपने काम को करने में और थोड़ा बोल्ड होकर के काम करें, आगे बढ़ के काम करें। इसलिए चीज के लिए आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, ये बोला जा रहा है आपसे ऑप्शन डी के अंदर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 बाय 1 हमें हमारा जो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा जो हम ओल्ड रिजिड ट्रेडिशन को जो ब्रेक करता हो। जैसे मान लीजिए अब रेसलिंग की बात है, ये तो ऑल रिजिड ट्रेडिशन है, तो हमें तो इसको ब्रेक करना चाहिए, यानी कि डिस्करेज नहीं करना है लड़कियों को। तो सी ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि बॉयज को आपको अप्रिशिएट करना है या इनकरेज करना है। ऐसा नहीं है, बॉयज को नहीं, दोनों को ही करना है आपको, ठीक है। तो यहां भी गड़बड़ ये होगी, सिर्फ बॉयज को बोला गया, दोनों को इनकरेज करना है, तो यानी कि डी ऑप्शन भी एकदम गलत हो गया। यानी कि सी और डी तो एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल रॉन्ग दिख रहे हैं, सी और डी बिल्कुल ही गलत दिख रहे हैं। अब बाकी देख लेते हैं ए और बी में क्या है। तो ए में जैसे बोला है कि ट्राई टू पुट बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स। नॉन ट्रेडिशनल रोल यानी कि ट्रेडिशन से हटके काम से, हाँ ये सही लग रहा है, क्योंकि इसने आपने क्या किया कि ट्रेडिशन से हट करके काम कर रहे हो, थोड़ा सा इंप्रूव कर रहे हो। जो ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि जो रिजिड ट्रेडिशन उसको आप अवॉइड करोगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये तो करेक्ट हो गया। अब बी गलत क्यों? बी के गलत होने का एक सिंपल सी रीजन है कि आप गुड गर्ल या गुड बॉय जब बोल रहे हो तो आप किसी जेंडर को इंडिकेट कर रहे हो। जब बॉय बोल रहे हो तो लड़कियों की एक समूह की बात कर रहे हो, गर्ल्स को। तो यहाँ पे ये जो है पुराना ट्रेडिशन ही चल के आ रहा है, यानी कि आपने क्या किया कि एक जेंडर को क्लासीफाई कर दिया कि उसे गर्ल्स की कैटेगरी में या बॉयज की। हमें इस तरह से नहीं, हमें गुड भी बोल के वेरी गुड बच्चा है ये से बोल करके भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन हमने क्या किया यहाँ बॉयज या गर्ल बोल के पर्टिकुलर एक जेंडर की प्रेस किया, दूसरे का नहीं किया। तो यहाँ पे भी बाइजनेस वाली बात आ गई। तो यानी कि जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरह से, स्कूल शुड कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंस टू। स्कूल को इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए, डील करने के लिए ये चीजें करनी चाहिए, ऐसा बोला जाना है कि एज ए स्कूल, यानी कि स्कूल का मतलब सब टीचर स्टूडेंट सब जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है सबकी बात की जा रही है कि बीइंग अ पार्ट ऑफ स्कूल आपको इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए, उसे डील करने के लिए आपको ये करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, एक एक करके ऑप्शन पहले रीड करते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है नैरो द गैप बिटवीन इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि पहले जो हर बच्चे के इंडिविजुअल बच्चों के अंदर जो गैप आता है, ठीक है, उसको हमें कम करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ढंग से टैकल करे, कैटर करे, उसे डील करे। तो हमें जो गैप आता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के अंदर, उस गैप को फिल करना, उसको नैरो कर देना। नैरो करने का मतलब उसे कम कर देना है यहाँ पे। अच्छा, बी ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है, बी ऑप्शन में इवन आउट एबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, कि इवन आउट करना चाहिए, मतलब बराबर बराबर करना चाहिए, एक इवन रहना चाहिए, ऑड नहीं करना चाहिए। ऑड का मतलब और इवन का मतलब यहाँ पे ये, ऑड का मतलब होता है कि एकदम ही अलग, इवन का मतलब है सबका एक जैसा समान प्रदर्शन होना चाहिए, एक जैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए सारे स्टूडेंट को। तो इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए जब बच्चा अपनी एबिलिटी को परफॉर्म करता है तो इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ स्कूल, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। और सी ऑप्शन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंड व्हाई द स्टूडेंट्स आर लेबल और अनेबल टू लर्न, कि हमें इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हमें ये कैटर करना चाहिए, हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि कोई एक स्टूडेंट किसी भी टॉपिक या किसी भी कंटेंट को क्यों नहीं सीख पा रहा है या उस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसकी एबिलिटी उस चीज की डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है, इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये बोला जा रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब, उसको जो कैटर करने, उसको डील करने का मतलब ये है कि अगर वो कोई बच्चा किसी चीज को नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को डील करना चाहिए, उसकी इंडिविजुअल अटेंशन हमें उसको बच्चे को पे करना चाहिए। इस चीज के ऊपर ये ऑप्शन सी आपसे बोला जा रहा है। और डी में ऑप्शन जो है उसमें आपसे बोला जा रहा है मेक इंडिविजुअल
स्टूडेंट फील एक्सक्लूसिव, कि हर एक इंडिविजुअल जो बच्चा है उसमें ये अनुभव करवाना चाहिए कि वो एक्सक्लूसिव है, स्पेशल है, उस तरह का महसूस कराना चाहिए, हमें एक फीलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें ये बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार अटेम्प्ट करिए। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? तो इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए स्कूल को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? स्कूल यानी कि स्कूल का पार्ट आप भी बनने वाले हैं, यानी आप टीचर बनने वाले हैं, तो आपकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट आर एबल और अनेबल टू लर्न, कि कोई एक बच्चा किसी चीज को सीख पाता है या नहीं सीख पाता है, उसके पीछे हमें इंडिविजुअली फोकस करना चाहिए, एक अटेंशन देना चाहिए बच्चे को, ताकि उसकी प्रॉब्लम को समझ के हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और जो चीज वो नहीं सीख पा रहा है उसे सिखाना चाहिए, या कोई बच्चा अगर अच्छे से सीख पा रहा है तो उससे भी चीजों को पकड़ के, उससे भी चीजों को समझ के कि ऐसी क्या चीज थी कि ये बच्चा सीख गया और ये बच्चा नहीं सीख पाया, तो इस एक बच्चा जो सीख पा रहा है तो उसके जो प्लस पॉइंट को लेकर के हमें दूसरा बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है उसके अंदर उस चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो आपका हो गया सी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन ए स्कूल प्रोवाइड टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको ये इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे ये दो क्वेश्चन हो गए जो इस पे आप काफी अपनी पकड़ बना सकते हैं कि भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आंसर कैसे करना है। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ध्यान से समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, किस तरह का सपोर्ट एक स्कूल प्रोवाइड कर सकता है एक इंडिविजुअल डिफरेंस जो बच्चे के अंदर होता है उसको डील करने के लिए, उसे प्रॉपर मैनेज करने के लिए आप इंडिविजुअल डिफरेंस को किस तरह एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन की तरह। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है फॉलो अ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम एंड प्रोवाइड मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट। कि एज ए स्कूल हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो करिकुलम होना चाहिए वो हमें चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, बच्चों के माइंडसेट, उनका लेवल, उनकी एबिलिटी, उनके अप्रोच और उनकी परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हमें करिकुलम डिजाइन करना चाहिए और उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए मल्टीपल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, कि सीखने के कई सारे मौके हमें देने चाहिए, सिर्फ 1-2 अपॉर्चुनिटी नहीं कई सारे देना चाहिए, जो भी बेस्ट लगता हो बच्चों को, जो भी जहां पे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग हो रहा है उस चीज को पिक करके चीजों को समझ सके। तो हमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ये ऑप्शन ए में बोला जा रहा है। और ये जो अप्रोच होना चाहिए चाइल्ड सेंटर अप्रोच होना चाहिए और जिसमें करिकुलम को भी उस हिसाब से हमें डिजाइन करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। हाँ, ऑप्शन बी को देखते हैं। इसमें बोला जाए अप्लाई एवरी पॉसिबल मेजर टू रिमूव द इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट। हमें हर एक वो मेजर लेनी चाहिए, हर वो स्टेप लेना चाहिए कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस जो बन के आ रहा है बच्चों के, एक बच्चा दूसरे बच्चे से जो अलग अलग है, एक बच्चे के अंदर दूसरे बच्चे के अंदर जो फीचर, क्वालिटी, जो चीजें अलग अलग हैं उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए, यानी कि सबको एक जैसा बना देना चाहिए कि किसी में ज्यादा है किसी में कम नहीं करना चाहिए, जिसमें भी कुछ अलग से यूनिक चीजें तो उनको यूनिक चीजों को लेबल कर देना चाहिए, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो है ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि रेफर स्लो लर्नर्स टू स्पेशल स्कूल, कि स्लो लर्नर जो है, जो बच्चे इजीली इन चीजों को नहीं सीख पाते, जिनकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी सी स्लो है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट इन द क्लासरूम, क्लास के बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ये हो सकता है लिखने में थोड़े स्लो होंगे, चीजों को समझने में थोड़े स्लो होंगे, कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने में थोड़े स्लो होंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, इनको अलग स्कूल में, किसी स्पेशल स्कूल में शिफ्ट कर देना चाहिए, यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंस को डील करना चाहते हैं एज ए स्कूल का मतलब यहाँ टीचर से है, क्योंकि टीचर ही स्कूल का एक पार्ट होता है, इसलिए पूछा, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में बोला गया फॉलो सेम लेवल ऑफ करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट, कि हर एक बच्चे के लिए सेम करिकुलम होना चाहिए, सेम मार्क होना चाहिए, सेम चीजें होनी चाहिए हर एक बच्चे के लिए, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है कि सब कुछ सेम होना चाहिए, मतलब बाकी चीजों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है, इस चीज के ऊपर आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन डी के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है, एक बार अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, फिर करेक्ट आंसर क्या है उसको डील करते हैं या उसे डिस्कस करते हैं क्या सही हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है, करेक्ट आंसर है उसका
ए करेक्ट है। करेक्ट क्यों है इसके अंदर ये जो बोला गया कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, करिकुलम उस हिसाब से बना देना चाहिए, बच्चे का लेवल हमें ध्यान रखना चाहिए, उन्हें लर्निंग के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी कि ये आपने जो बोला कि बच्चे की जो हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को आप इस तरह से कैटर कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर यूनिक प्रॉब्लम जो हर एक बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो हर एक बच्चे की अलग अलग इंडिविजुअल अटेंशन पे करके उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो गया, करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें खत्म नहीं करना है, बल्कि इंडिविजुअल डिफरेंस या इंडिविजुअल जो यूनिक एबिलिटी है उसके उस पर फोकस करके अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो हमें उसकी मदद करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज के ऊपर ये बात करता है, यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं सीसीई जो बोल देते हैं, जो आजकल इंप्लीमेंट हुआ है हमारी कंट्री में, जो फॉरेन से जो हम लोगों ने बोरो किया हुआ एक सिस्टम है, जैसे बोल सकते हो आप कि सीसीई जो है वो एम्फेसाइज करता है, फोकस देता है, किस चीज के ऊपर देता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, बाकी 3 गलत है, आपको बेस्ट आंसर अपना पिक करना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्केल टू मेजर लर्निंग, कि हमें कंटिन्यूअस लगातार सतत बार बार हमें टेस्ट करना चाहिए और उसे कॉम्प्रिहेंसिव स्केल को यूज करके इंश्योर करना चाहिए लर्निंग। यानी कि बार बार हमें टेस्ट करते रहना चाहिए टाइम ड्यूरेशन के बाद, और चेक करते रहना चाहिए कि भाई कि लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, उसको मेजर करता रहना चाहिए। ये बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी के अंदर आपसे बोला जा रहा है हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन, कि लर्निंग को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद जो भी लर्निंग हो रहा है उसके बारे में कैसे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन के बाद लास्ट में बोल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको, जो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, जहां पे भी लैग किया जा रहा है वहां पे कैसे इंप्रूव किया कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर फोकस करता है सीसीई, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस जो इवैल्यूएशन है आपका सीसीई, यानी कि ये डील करता है आपके पहले तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर उसको इंप्रूव करना चाहिए, इस चीज पे डील करता है, जो आपके अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन में जो बोला जाता है। अच्छा, सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में आपसे बोला जाए फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, कि टीचिंग और टेस्ट दोनों चीज के अंदर एक ट्यूनिंग बिठाने का काम करता है सीसी, यानी कि ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो ये एम्फसाइज करता है, फोकस करता है कि टीचिंग के अंदर और टेस्ट के अंदर एक कोरिलेशन बना के काम करना है हमें, ये बस इतना फोकस करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट ऑप्शन जो डी है आपके पास, तो डी ऑप्शन में बोला जा रहा है रिडेंसिटी ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन को इतना फोकस नहीं करना है, उसके उस चीज के ऊपर ध्यान देता है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन का एक अल्टरनेटिव की तरह आप बोल सकते हैं ये सीसीई आ गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आपको अटेम्प्ट करना है और फिर डिस्कस करते हैं करेक्ट आंसर जो भी उसके बारे में। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है बी, यानी कि हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव, कि लर्निंग को आप कैसे ऑब्जर्व, यानी बच्चों के परफॉर्मेंस, उसकी लर्निंग चीजों जो है उसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे उसके बारे में डाटा कलेक्शन या रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, कैसे एनालिसिस वगैरह कर सकते हो उसके परफॉर्मेंस को, और उसके बाद जो भी आप प्रॉब्लम देख रहे हो उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बेटर रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हो, इस चीज को डील करता है सीसीई। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके लिए बी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास बोला जा रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि स्कूल बेस्ड, आपने सुना होगा कि क्लास 10th में कुछ टाइम पहले ऐसा कर दिया गया था कि पहले बोर्ड होता था, सिंपल एक बोर्ड होता था, बट उसके बाद क्या कर दिया, एक बोर्ड हो गया, उसके बाद एक होम बोर्ड बना दिया गया कि जो बच्चा बोर्ड में अपेयर होना चाहता है बोर्ड में अपेयर हो जाए, जो बच्चा नहीं चाहता है, डर लगता है, भाई प्रेशर क्रिएट होता है उसके ऊपर कि बोर्ड एग्जाम में अपेयर नहीं होना चाहता, तो उनके लिए बोल दिया गया ठीक है आप दूसरे तरीके से एग्जाम दे सकते हो, जिसका नाम रख दिया होम बोर्ड, यानी कि असेसमेंट को एक दूसरा एक अलग मेथड क्रिएट कर दिया गया, आप कह लीजिए, इस तरह से बोल सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अब क्या है समझते हैं। ये बोला जा रहा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि एक तो स्कूल लेवल पे इवैल्यूएशन हो रहा है और एक जो है बड़ी लेवल पे हो रहा है, जो पूरे सारे स्कूलों का एक स्टैंडर्ड बना करके जो एक इवैल्यूएशन हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन जो किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो है वो डाइल्यूट करती है अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे हमारी कंट्री में यूजली जो स्कूल टीचिंग के लिए जो है, क्लासरूम के लिए वगैरह के लिए जो सीबीएसई काम करती है हमारी कंट्री, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसकी जो ड्यूटी है, उसको डाइल्यूट करने का काम, उसको कम करने का काम करती है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये बोला जा रहा है।
बी में आपसे बोला जा रहा है कि हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि यूनिवर्सल लेवल पे जो बच्चों का जो परफॉर्मेंस को जो अचीवमेंट को जो रिकॉर्ड किया जाता है या उसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जा रहा था उसको हाइड करने का काम करना है, उसको वो हटाने का काम किया जा रहा है इसके द्वारा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के द्वारा। जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम होते हैं, जैसे क्लास 10th और 12th के, तो बोर्ड एग्जाम में एक सिंपल सा काम ये होता है कि पूरे जितने भी स्कूल में इंडिया में जितने भी स्कूल के अंदर इस एज ग्रुप के इस क्लास के जो बच्चे हैं उन सब का लेवल जानने के लिए, कि उनकी एक यूनिवर्सल रैंकिंग दी जाने के लिए एक बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन जब ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट हो जाता है तो हर स्कूल अपना अपना अलग अलग स्टाइल से क्वेश्चन पेपर सेट करता है, अपना कैरिकुलम हो सकता है अपना अलग तरीके से पूरा करवाता है, तो उसके अंदर एक जो स्टैंडर्ड वे जो पहले आ जाता था बोर्ड के साथ वो अब नहीं आ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में बोला है हेल्प्स ऑल स्टूडेंट टू लर्न मोर थ्रू डायग्नोस, कि ये हेल्प करता है ज्यादातर उस बच्चे को, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनकी लर्निंग के लिए और उनकी जो प्रॉब्लम्स को, उनकी लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स जो आ रही है जिसको डायग्नोस करने के लिए ये हेल्प करता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये बोला जा रहा है। और नेक्स्ट जो है डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि मेक स्टूडेंट एंड टीचर्स नॉन सीरियस एंड कैजुअल, ये टीचर को और स्टूडेंट को क्या करता है कि ये एक तरह से नॉन सीरियस बना देता है, यानी कि जो पहले बोर्ड के नाम से जो सीरियस होके काम कर रहे थे तो सीरियसनेस उसकी हटा देता है, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर। और फिर उसे कैजुअल तरीके से छोड़ दिया जाता है कि कैजुअल टीचिंग या कैजुअल लर्निंग होती है इस स्कूल बेस्ड असेसमेंट के थ्रू। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आपके हिसाब से स्कूल बेस्ड असेसमेंट को कैसे आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये चार ऑप्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, फिर करेक्ट आंसर को डील करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आंसर करे एग्जाम के अंदर तो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये एक सिंपल सा फंडा होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने पे। हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों ही होते हैं, पर आपको जो ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है पॉजिटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप लिखने जा रहे हैं या सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू में अपेयर होना चाहिए। हर सिस्टम का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन आपने जो फोकस करना है पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, ताकि जिससे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को कि आप पॉजिटिव पर्सन है और इस जॉब के लिए, इस पोस्ट के लिए आप बहुत कैपेबल है। प्रॉब्लम्स तो होती है पर आप डील कर सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये अप्रोच आपको रखनी है अपने, जब आप एज ए एस्पिरेंट अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, तो मैं बताता हूं जो सही आंसर है इसका सी है। सी क्यों है, वो इसलिए इसमें जैसे बोला गया हेल्प ऑल द स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड थ्रू डायग्नोस, कि भाई जब स्कूल लेवल पे एग्जाम होता है तो जो टीचर पढ़ा रहा है वही एग्जाम सेट करता है, तो उसे पता है कि भाई ये बच्चा ये प्रॉब्लम हो रही है इसकी लर्निंग के लिए, वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर और उस हिसाब से फिर उसकी जो प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से फिर उसको डायग्नोज किया जाता है, यानी कि उसकी जो एरर को जो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट टीचर है वो कर सकता है। बोर्ड वाले को तो नहीं पता होता ना कि पर्टिकुलर स्कूल में बच्चे का लेवल ये है, उसके स्टैंडर्ड ये है, उनकी लर्निंग स्टाइल ये है, इस चीज को बोर्ड इतना फोकस नहीं कर पाएगा। बोर्ड तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकता है, बट एक इंडिविजुअली हर एक बच्चे को जानना बोर्ड के लिए इतना इजी काम नहीं हो पाता है। तो बेस्ट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो इसका हो सकता है वो यही है कि हेल्प करता है स्टूडेंट को कि ज्यादा सीखने के लिए, और कैसे डायग्नोज करके, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको नई कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रहा है, जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करने में काफी हेल्प करता है ये सिस्टम। यानी करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर टू, कि रेडीनेस जो होता है वो रेफर करती है किस चीज के ऊपर, ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड जो रेडीनेस है किस चीज को रेफर करती है। तो चार आपके पास आंसर है, चार टॉपिक्स अलग अलग जो ऑप्शन में के फॉर्म में दिए गए हैं आपसे, तो उसमें से आपको बेस्ट आंसर अपना आइडेंटिफाई करना है, यानी कि चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि जनरल एबिलिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट, की रेडीनेस ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पे रेफर किया जाता है कि जनरल एबिलिटी लेवल होता है ऑफ स्टूडेंट का एक जो जनरल एबिलिटी होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, ये तो ए की बात हो गई। बी में आपसे बोल रहा है कि प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कंटिन्यूम, तो लर्निंग के लिए, कॉग्निटिव लर्निंग के लिए जो बच्चे का जो पहले की तैयारी होती है उसके बारे में ये डील करता है, रेडीनेस ऑफ लर्निंग आपसे ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट बोलता है सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ एक्ट ऑफ लर्निंग, कि बच्चे का जो नेचर होता है उसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे, उसके लर्निंग के काम को, लर्निंग के एक्ट को कैसे सेटिस्फाइंग करेंगे, उसके बारे में ये रेफर करता है रेडीनेस ऑफ लर्निंग।
लास्ट ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने एक ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था, तो उससे रिलेटेड आपसे ये डील करता है, बताता है कि भी थॉर्नडाइक ने जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस दिया था तो उसको रेफर करता है रेडीनेस ऑफ लर्निंग। तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है करेक्ट आंसर, एक बार चूज करिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए जबरदस्ती क्वेश्चन के अंदर थॉर्नडाइक को घुसाया हुआ है, ठीक है। थॉर्नडाइक से कोई लेना देना नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। यानी कि यहाँ से तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई ट्रायल एंड एरर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, डी ऑप्शन तो एकदम ही गलत हो गया, ठीक है। बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजिस्ट को ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है तो आपने सोचा यार थॉर्नडाइक है, तो यानी कि हो सकता है यही सही आंसर। तो थॉर्नडाइक से कोई लेना देना नहीं है इस चीज का, ठीक है, कि ये रेडीनेस ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए आप बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं कि आज राइटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे लेटर को फॉर्म करना है, लिखना है, छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए रेडीनेस ये है कि बच्चे को पेंसिल या पेन या जो भी कलर यूज करवा के जिससे आप लिखवाएं, ये प्रैक्टिस आज स्टार्ट करवाने वाले, तो बच्चे कहते इतनी एबिलिटी हो कि वो पेन को पेंसिल को अपनी उंगलियों में होल्ड कर सके। तो ये उस बच्चे के लिए क्या है, रेडीनेस है उसके लिए। आपने सुना होगा जैसे क्लास 1 के बच्चे जब स्कूल के अंदर आते हैं तो उनके लिए 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना एक प्रोग्राम लॉन्च होता है हर स्कूल के अंदर। केवी के अंदर तो होता ही है कि भाई एक रेडीनेस प्रोग्राम लॉन्च किया। डायरेक्ट बच्चा जैसे स्कूल में आता है उसको पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर दिया जबकि बच्चा आया और आपने शुरू हो गया और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले उनके लिए एक रेडीनेस प्रोग्राम रखा जाता है कि भाई पढ़ाने से पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरी करें। जैसे मैंने आपको बताया कि लिखना सिखाना है तो डायरेक्ट आप ये नहीं कि बोर्ड पे गए आपने लिख दिया बच्चा लिख लिया, बच्चा नहीं लिख पाएगा, ठीक है। वो अभी उस चीज के उस इन्वायरमेंट में अडप्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक रेडीनेस प्रोग्राम डाला जाता है जो कि उठाया गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पियाजे की थ्योरी, वहां से उठाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना था, तो करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, इसके अंदर है बी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिसके अंदर बोला जा रहा है कि प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट का जो कॉग्निटिव लेवल है उसको समझने के लिए, ताकि लर्निंग को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडीनेस का मतलब है कि पहले कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने, उसको तैयार करने से डील करता है रेडीनेस ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पे ये। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। पियाजे की थ्योरी को बार बार मैं कई बार बोल चुका हूँ, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। थॉर्नडाइक की भी इंपॉर्टेंट है ट्रायल एंड एरर, लेकिन यहाँ पे आपको बस ये कंफ्यूज करने के लिए जब मतलब डाला गया है क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में ये है आपसे पूछा जा रहा है अ टीचर हैज सम फिजिकल चिल्ड्रन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर हर टू सी। अच्छा, आप मान लीजिए आप टीचर हैं, टीचर हो गया, टीचर की एज ए टीचर आप क्लासरूम के अंदर, तो आप देखते हैं आपकी क्लास में एक स्पेशल नीड वाला बच्चा यानी कि फिजिकली चैलेंज एक बच्चा आपकी क्लास में आ जाता है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या होगा कहना। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है। यानी कि ये एक तरह से केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। थ्योरी तो सब जानते हैं, लेकिन थ्योरी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में कहने का मतलब है आप तक जो टीचिंग प्रैक्टिस आप करके आए हैं, या टीचर सिलेक्शन एग्जाम जो बीएड वगैरह आप लोगों ने किया है या डिप्लोमा किया हुआ है आपने, ये सब क्या है, ये सब आपने थ्योरी में किया हुआ है। प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये कहां से मेजर होता है, कहां से चेक करते हैं, वो चेक करते हैं आपसे। तो वो चीजें आपसे जो जांच की जाती है आपके बारे में, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे करके, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे करके। तो ये बोला जा रहा है कि आपकी क्लास में फिजिकली चैलेंज बच्चा है, आप कैसे डील करेंगे, कैसे आपके लिए सबसे एप्रोप्रिएट चीजों की उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है आपके लिए व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन मे टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर इन ऑन गोइंग टू हॉल। मान लीजिए कोई बच्चा आपकी क्लास में फिजिकली चैलेंज है, व्हील चेयर यूज करता है, तो आप दूसरे बच्चों को बोल सकते हैं कि बेटा इसकी हेल्प कर दो, अगर हॉल में जाना है या हॉल से रिलेटेड या लैब या वगैरह किसी और जगह अगर उसे शिफ्ट करना है, तो उस बच्चे को आप बोल सकते हो कि बेटा कि दूसरों की हेल्प ले लो, और दूसरे बच्चों को आप बोल सकते हो कि इसकी हेल्प करना कि इसको वहां तक जाने के लिए, ठीक है, ताकि वो इजिली अब अपने जो बाकी जो काम है अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर दे। जैसे लाइब्रेरी जाना, किसी लैब में जाना, स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड में जाना होता है, जैसे हॉल में बोला है, हॉल में मान लीजिए कोई फंक्शन चल रहा है, वहां बच्चे को जाना है, तो उसमें बच्चा किसी और की हेल्प ले सकता है या फिर कोई और बच्चा उसकी हेल्प कर सकता है। इसके बारे में बोला जा रहा है ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फिजिकली इनकन्वीनियंस्ड चिल्ड्रन मे डू ए अल्टरनेटिव एक्टिविटी इन द क्लासरूम। मान लीजिए बाकी क्लासरूम
किसी साइंस लैब में जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा इजीली मूव नहीं कर सकता, तो आप उसको अल्टरनेटिव कोई काम बोल के कि बेटा जब तक हम लोग लैब में जा रहे हैं ये काम कर रहे हैं, तुम बैठ के ये वाला काम कंप्लीट कर लो, कोई दूसरा अल्टरनेटिव काम उसको दे सकते हैं कि बाकी बच्चे मान ले खेलने जा रहे हैं, वो बच्चा खेलने के लिए इतना कैपेबल नहीं है, नहीं जा सकता, आप उसको बोलते आप क्लासरूम के अंदर बैठ के हेड डाउन कर लो वगैरह वगैरह, कुछ अदर एक्टिविटी उसको दे सकते हो। ये इसमें बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर। अच्छा, ऑप्शन सी के अंदर बोला जा रहा है आपको कुछ इस तरह से आप बोल सकते हो। कैसे? जैसे इसमें बोला गया, मोहन व्हाई डोंट यू यूज योर स्ट्रेचर टू गो टू द प्लेग्राउंड। व्हील चेयर, मतलब मान लीजिए उस बच्चे का नाम मोहन है, ऐसा बोला जा रहा है, तो आप उस मोहन को ऐसा बोल सकते हैं, बेटा आप व्हील चेयर की जगह स्ट्रेचर यूज करिए, थोड़ा सा हिम्मत करिए और मूवमेंट करना स्टार्ट करिए, इंस्टेंट ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, व्हाई नॉट यू यूज अदर देन व्हील चेयर। आप स्ट्रेचर इसकी यूज बैसाखी वगैरह का यूज आप कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, ताकि आपके अंदर एक मूवमेंट हो आपकी बॉडी के अंदर, कि तभी आप शायद ठीक भी हो जाए। तो थोड़ा सा पेनफुल होगा, लेकिन आप हो सकता है कि आप अपनी कंडीशन को इंप्रूव भी कर जाओ। तो इस तरह से आप बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। अच्छा, ऑप्शन डी में के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि पोलियो एप्लीकेटेड चिल्ड्रन विल नॉट प्रेजेंट अ सॉन्ग, कि जो इस तरह के जो पोलियो रिलेटेड जो बच्चे, उनको आप ये बोल सकते हैं कि बेटा आप ना कोई गाना सुना दो, भाई गाना प्रेजेंट कर दो, या कुछ और जो अल्टरनेटिव चीजें जो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं कर सकता, उसके जो अल्टरनेटिव कोई काम है, जैसे बोला कि सॉन्ग गाना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजों में आप उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है आपसे ऑप्शन डी के अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग आप बीइंग अ टीचर, आप इस तरह के बच्चों को कैसे मेन स्ट्रीम में लेकर के आएंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो हो सकता है कि वो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बता रहा हूँ कि आप एज ए टीचर आपने जो करना चाहिए वो करना चाहिए सी ऑप्शन। सी बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि पहला बच्चा जो बच्चा पहले व्हील चेयर यूज कर रहा था, ठीक है, तो व्हील चेयर यूज कर रहा था, पूरा डिपेंड था वो व्हील चेयर के ऊपर, आप उसे मोटिवेट करके क्रैचर के ऊपर कि बेटा आप वैसा की यूज कर लो, ताकि थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी लगे और अपनी कंडीशन इंप्रूव करो। जब बच्चा वैसाखी वगैरह यूज करने लगे, फिर कुछ टाइम के बाद आप उसे बोल सकते हो कि बेटा थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करो थोड़ा, तो हो सकता है कि आप उसे नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करने लग जाएं। फिर वो अपने जो फिजिकली जो डिसेबिलिटी है उस बच्चे के अंदर है, तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में उसके अंदर शायद उसकी कंडीशन में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। यानी कि उसे आप नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, उसे कुछ ऐसा नहीं बता रहे कि आप फिजिकली चैलेंज है या ऐसा वैसा, आप नॉर्मल बच्चे की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि उसे ये कैपेबल बना रहे हैं कि आप वो बिना दूसरे की हेल्प लिए अपना काम खुद से करें, इस तरह आप उसे कैपेबल बना रहे हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है आपका वो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अंदर। वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कुछ लगता है कोई मिस्टेक हो गई है मुझसे तो कमेंट करके वो भी बताइए, ताकि मैं भी इम्प्रूव कर सकूं आप लोगों से सीख करके कुछ। हाँ, और आप डेली इस चैनल पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर की वीडियो, ठीक है, जो कि आपके हर एग्जाम में, चाहे आप टीचर सिलेक्शन एग्जाम में प्रिपेयर करें या अदर एग्जाम के लिए, तो करंट अफेयर या जनरल स्टडीज का पोर्शन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो सुबह 7 बजे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं सुबह 7 बजे, और शाम को 7 बजे ये वाली वीडियो मैं आपके लिए डेली लेकर के आता हूँ, जिसमें हम टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज क्वेश्चन की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन दबाने से और उस पर ऑल पे टिक करने तो सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, लैपटॉप या जो भी आप डिवाइस यूज करते हैं उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है।